नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमावत और आप देखना शुरू कर चुके हो नवाक्षी इंस्टीट्यूट, जहां सफलता बनती है आदत। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो रेलवे एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम देकर आ चुके हैं। उन्होंने अपना पेपर देख लिया है, पेपर देकर आ गए हैं, आके मिला लिया है कैसा पेपर हुआ है, अब आगे क्या। सबसे पहले तो जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है, जिनको लगता है कि मेरा नंबर आ सकता है सीबीटी 1 में, तो वो तो सीबीटी 2 की तैयारी करें, इधर उधर की सोचे भी नहीं, इधर उधर की बातों पे ध्यान भी ना दें। चाहे तो ये वीडियो भी मत देखो आगे, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिनको ये पता चल गया कि मेरा नहीं हो पाया, कारण सबको पता है किस कारण से नहीं हो पाया, हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पता चल गया कि वे चाहे मैंने तैयारी में बहुत कम वक्त दिया था या फिर मुझे इतना वक्त मिल नहीं पाया, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखो क्या है सर, सबसे पहली बात आम गलतियों का विश्लेषण, यानी जो नॉर्मल सी गलतियां हैं जो लगभग हर स्टूडेंट से होती हैं, उन गलतियों का विश्लेषण हम कर लेते हैं। तैयारी में कमी, परीक्षा की कठिनाई और सिलेबस को हल्के में लिया। हमने क्या किया, अरे रेलवे की, हम तो सीजीएल वाले बच्चे हैं, रेलवे एनटीपीसी तो यूं निकाल देंगे, यूं निकाल देंगे। अगर आपने ऐसा सोचा था, इस तरीके से आप बिल्कुल अपने आप को ढीला करके रखा था, ये आपकी सबसे बड़ी गलती। क्योंकि जब आपने रामायण देखी होगी तो उसमें ये बोला जाता है कि अपने दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं आंकना चाहिए कि ये तो 1.5 फुटिया है, क्या कर लेगा। आपने वही गलती की है। दुश्मन कभी भी हल्का नहीं होता, दुश्मन दुश्मन होता है। यहां पर एक तरीके से आप एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अगर दुश्मन मान के चल रहे हो तो उनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये है अपनी पहली गलती जो हम लगभग हर एग्जाम से पहले करते हैं। दूसरी क्या है, समय प्रबंधन की दिक्कतें। आपने क्या गलती की होगी, सेक्शन और सवालों पर सही समय नहीं बांटा। आप यूं ही पढ़ते चले गए, कभी हम मन किया तो जीके पढ़ लिया, मन किया तो मैथ पढ़ लिया, मन किया तो रीजनिंग पढ़ लिया। रीजनिंग इजी लग रही है तो रीजनिंग ही रीजनिंग में लगे हुए हो। तो ये वाली गलती आपने की होगी। अभी इस वीडियो में हम इन गलतियों पे ही डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, नए टारगेट्स पे भी चलेंगे 2026 वाले। रणनीति की कमी, खुद के लिए पर्सनलाइज्ड प्लान और असरदार स्टडी टेक्निक का न होना। मतलब अब देखो, आप दो तरीके से स्टडी कर सकते हो। पहला ये, किसी से पूछा, वो आपको बताएगा कैसे पढ़ना है, बिल्कुल उस पर अंधा विश्वास करके आप पढ़ रहे हो। पहली गलती क्या, पहला पढ़ने का तरीका आपका ये हो सकता है। दूसरा ये होता है कि मान लो किसी एक ने आपको बता दिया कि ऐसे पढ़ना है, लेकिन आप अपने दिमाग को जानो पहचानो, क्या पता आपका दिमाग उस तरीके से तैयार ही ना हो। मैं हमेशा जब भी स्ट्रेटजी देता हूं, मैं यही बोलता हूं कि स्ट्रेटजी सब्जेक्टिव होती है। हर स्ट्रेटजी हर स्टूडेंट के लिए नहीं होती। मैं यहां पर स्ट्रेटजी दूं, एक स्ट्रेटजी देके ये बोल दूं ये फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है, तो मैं गलत हूं। मैं आके बहुत सारी, जैसे मेरे को बहुत से बच्चों ने बोला, सर आप स्ट्रेटजी बहुत सारी देते हो। बहुत सारी स्ट्रेटजी देता हूं क्योंकि हर स्ट्रेटजी हर स्टूडेंट के लिए नहीं होती। अब मैं हर स्ट्रेटजी के साथ अलग अलग कंडीशंस बताता हूं कि अगर आपकी ये कंडीशन है तो ये वाली करो, अगर आपकी ये कंडीशन है तो ये वाली स्ट्रेटजी अपनाओ। अगर आपने पिछले 2-3 महीने में ही पढ़ना शुरू किया है तो इस तरीके से करो। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं आराम से आपको चीजें समझा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप अगले सेशन की जब तैयारी करो, अगली कोई भी एग्जाम चूज करो, तो वहां जल्दीबाजी में ना जाओ, चीजों को अच्छे से समझ के उसके बाद आगे जाओ। तो ये वाली दिक्कतें जो आम गलतियां हैं वो हमने डिस्कस की। कठिनाई को हल्के में लिया होगा, या फिर आप समय को सही से डिवाइड नहीं कर पाए होंगे, या फिर खुद के हिसाब से प्लानिंग नहीं कर पाए होंगे। आगे चलते हैं। अगली बात क्या है सर? अगली बात यह है टर्निंग पॉइंट 2026 के लिए नई सोच नई रणनीति। यानी अब 2025 में जो हुआ वो हो गया। रेलवे एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में जो हुआ वो हो गया। अब आगे क्या? आगे के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि आप नॉन ग्रेजुएट वाली, अंडर ग्रेजुएट वाली भी तो करोगे अभी, ठीक है? तो अगर अभी तक वो प्लान है आपका, फोकस करो, वो भी एग्जाम पूरी प्लानिंग के साथ दो, क्योंकि अभी आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। हो सकता है वहां पर आप कम तैयारी के साथ जाओ, लेकिन किस्मत कहीं से कहीं बैठ जाए, आपका नंबर आ जाए, तो वो वाली एग्जाम पे फोकस करना है अभी तो। उसके बाद आगे क्या है?
अपने रास्ते की रुकावटों को पहचानो। अगर ये वाली चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो, आपको लगता है मुझसे नहीं हो रहा, मैंने पढ़ाई ही नहीं की, तो इसके पीछे ना बढ़ के एक नया टारगेट हमें बताना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नए टारगेट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्टिंग वाली चीजें हम देखते हैं। देखो, अपने रास्ते की रुकावटों को पहचानो। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, मैं ये वाला सेशन लेके आया हूं ताकि मैं आपके दिमाग को एकदम क्लियर कर सकूं। आगे बढ़ना है ना, ऐसा तो है नहीं यहां पे सब कुछ खत्म हो गया। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने से पहले अपने रास्ते की रुकावटों को पहचानना होगा। वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वो आप अगर रील देखने की आदत है तो वो भी हो सकती है, शॉर्ट्स देखते हो सारे दिन वो भी आदत हो सकती है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो वो भी हो सकती है, दोस्तों के साथ इधर उधर भटक रहे हो वो भी हो सकती है। तो ये अपने रास्ते की रुकावटों को आप जितना अच्छा पहचान सकते हो उतना कोई नहीं पहचान सकता। समझ रहे हो मेरी बात? तो आगे बढ़ते हैं। अपनी कमजोरियों की सुधार की जरूरत वाले हिस्सों पर खुद से विचार करो। अब ये बात तो यह है कि आपकी कमजोरियां क्या है, वो तो आप पढ़ने बैठोगे तो विचार करोगे मेरी पिछले साल क्या गलतियां रही, पिछली जब एग्जाम की तैयारी की तो क्या गलतियां की, कौन से पॉइंट थे जो मेरे वीक थे, कौन से पॉइंट थे जो मेरे अच्छे थे, तो वो तो देखोगे। लेकिन उससे पहले की जो रुकावटें हैं, जो आपको पढ़ने बैठने ही नहीं दे रही, जो आप 10 घंटे का प्लान बनाते हो 5 घंटे पढ़ के उठ जाते हो, 2 घंटे भी टिक नहीं पाते हो, तो वो वाली तो आप पहचानोगे जो मैंने आपको बोल दिया। दूसरा, अपनी कमजोरियों को आप पहचान लोगे, उसके बाद पिछली गलतियों का विश्लेषण करें और असफलता की असली वजह को समझे। देखो, खुद को डिनायल मोड में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर वो आपका टाइम खराब करके चली गई है तो वो चीज, आप उस चीज को अपने दिमाग में रखो कि हाँ उसकी वजह से टाइम खराब हुआ है। ये मत सोचो कि यार उसकी वजह से तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा खासा ये काम कर ही रहा था। आप डिटेल में सोचोगे ना तो उसने आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। उसके अलावा दोस्त भी हो सकते हैं, उसके अलावा आपकी कुछ गंदी आदतें भी हो सकती हैं, कुछ बचपन की गलतियां भी हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से आप रह गए हो। डिस्कस कर लेना, नीचे कमेंट कर देना आपकी कमी क्या रही, आपको किस वक्त पे आके छोड़ के चली गई, या फिर आपने कहां पर टाइम वेस्ट किया, ये चीज देखी। तो असली वजह को सबसे पहले पहचानो। ऐसे नहीं है कि डिनाइल मोड में जी रहे हो, नहीं उसने कुछ नहीं किया, वो तो बहुत अच्छी है, या फिर वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो ये डिनाइल मोड बिल्कुल छोड़ देना है। आने वाले एग्जाम साइकिल के लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या रियलिस्टिक गोल, आपको यहां दिख रहा होगा कुछ नया सा वर्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन ये नया सा वर्ड नहीं है, ये वही पुराना वर्ड है कि ऐसा गोल सेट करो जो देखने में भी सही लगे। ऐसा नहीं है कि यहां एनटीपीसी नहीं निकली, अरे यार मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूंगा, आईएएस बनूंगा। अब क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो? क्या आपको अपने आप पे वो विश्वास है कि आप वो तैयारी कर सकते हो? समझ रहे हो मेरी बात? तो रियलिस्टिक, रियल दुनिया में होना जरूरी है। दूसरी बात, अरे यार अब से 20 घंटे पढ़ूंगा दिन के, पॉसिबल है? नहीं पढ़ पाओगे। रियलिस्टिक बनाओ, दिन के 7 से 8 घंटे देना शुरू करो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज जितना कर सकते हो करो। ऐसा प्लान बनाओ जो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप समझ गए जो मैंने बोला। अपनी कमजोरियों को सुधारना है, गलतियों का विश्लेषण करके असली वजह को पहचानना है और रियलिस्टिक गोल बनाना है। हो सके तो अगली जो एनटीपीसी होगी उसका गोल बना लो, या फिर एसएससी सीएचएसएल आपको देनी है तो सीएचएसएल का गोल बना लो। 2026 वाली दे देंगे, 25 वाली नहीं होगी तो इसी तरीके से एक गोल सेट करो, उसके इर्द गिर्द वाली एग्जाम देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक गोल सेट करना है, आगे बढ़ के क्या करना है सर? देखो, टारगेट सब्जेक्ट मास्टरी गहराई से समझें। देखो टारगेट सब्जेक्ट, अब देखो ये वाला पॉइंट ना थोड़ा डिटेल में लिखा है मैंने, ठीक है, तो मैं उसी तरीके से समझाऊंगा, गहराई से ही समझाऊंगा आपको। क्या है सर? हाई वेटेज और ज्यादा स्कोर दिलाने वाले टॉपिक्स पर 80% एनर्जी लगाएं। यानी अगर आपको ये लग रहा है कि ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी अलग से लिस्ट बना लो, ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं पर वेस्ट करो। जो टॉपिक ऐसे लगता है कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं उनको कम समय दो, ठीक है। चलिए आगे। हर सवाल पर एक जैसा टाइम न दे, ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम क्या कर रहे होते हैं, रीजनिंग का ऐसा सवाल जो चुटकियों में होने वाला था उस पे हमने इतना सारा टाइम दे दिया,
और मैथ वाला जो सवाल जिसमें टाइम नहीं लगने वाला था उसमें बहुत सारा टाइम दे दिया। उस वजह से ऐसे सवाल जो बहुत इजी थे, चुटकियों में हो रहे थे, वो भी नहीं होते। तो अपनी आदत को उसी तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एडजस्ट करते चलो। कैसे कि जो कम समय देने वाले क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस के टाइम पे उसमें आपको ज्यादा समय लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उस क्वेश्चन को टाइम मत दो, उसको बाद में देखो और फिर देखो कि वो ये जल्दी हो रहा है, फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो बिल्कुल इसी तरीके से हर क्वेश्चन को बराबर समय नहीं देना है। उन टॉपिक्स पर पकड़ बनाए जहां से बार बार सवाल आते हैं। अब आपने 1 साल तैयारी की है, पेपर भी दिया है और बाकी के पेपर का भी एनालिसिस आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे एनटीपीसी में करंट अफेयर, डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल, कैलेंडर, क्लॉक जैसे टॉपिक्स को स्कोरिंग बनाया जा सकता है। बाकी आपने पेपर तो देखा ही होगा, आपको पता चल गया होगा कौन से टॉपिक से ज्यादा अच्छे सवाल आए। तो उस तरीके से गणित बेसिक पर पकड़ बनाकर ही शॉर्ट ट्रिक असरदार होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक रट लेते हैं, और ऐसे टीचर जो गंदी गंदी ट्रिक्स बताते हैं वहां से ट्रिक्स तो रट लेते हैं, गंदे गंदे तरीके से अपने माइंड के हिसाब से उनको रट लेते हैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा और सिट्टी पिटी गुम हो गई। और मैं, क्योंकि गंदी गंदी ट्रिक्स की बात आई है, तो मैं आपसे एक बात डिस्कस कर लेता हूं। देखो, वैसे तो देखा जाए तो अपने दिमाग को याद होना चाहिए, अपने दिमाग को याद होना चाहिए, ट्रिक चाहे गंदी है चाहे अच्छी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि मेरी ये सब्जेक्टिव राय है, मैं आपके सामने अपनी राय पेश कर रहा हूं। ऐसा होता है ना कि हम जैसा बोलते हैं, जैसे शब्दों का यूज करते हैं, उसी तरीके की एनर्जी अपने इर्द गिर्द होती है। और ऐसा माना जाता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि शब्दों में पावर होती है। आपने देखा होगा कि अब झाड़ फूंक वाले भी, कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसे झाड़ फूंक कर रहा है, और मैंने लोगों से सुना है, मैं तो इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि कोई अच्छा, जो ऐसे बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं, झाड़ फूंक में जो झाड़ होता है उसको क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में नीचे बताना, वो कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ बोलते हैं, वो सब करते टाइम पे हो सकता है अपने आसपास ढोंग हो, लेकिन इस चीज का जब इजाद हुआ था, रियल में ये चीज हुआ करती थी, तब क्या होता होगा, उन शब्दों की पावर होती होगी जो शब्द गुनगुनाए जाते थे। तो शब्दों में पावर होती है। आप इसका ये देख लो, जो मंत्र होते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इन मंत्रों का उच्चारण करो, तो क्या पता उन शब्दों को सही तरीके से उन शब्दों को जमाया गया है ताकि उन शब्दों से एक विशेष प्रकार की एनर्जी निकले। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम गंदी ट्रिक्स, गंदे वर्ड्स, गंदी चीजें यूज करते हैं तो उनसे कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही हो और वो चीज सब कुछ खराब कर रही हो। तो रिस्क क्यों लेना, अच्छे तरीके से जाओ, अच्छे तरीके से पढ़ो, जो तरीका सिस्टमेटिक होता है उस तरीके से चलो। फिर भी वो आपकी सबकी राय है, वो अलग चीज है। मेरा तो ये मानना है, लास्ट में ये बोलूंगा कि अगर आप ट्रिक्स याद कर रहे हो तो बेसिक्स पे भी ध्यान दो। समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलते हैं, और शब्दों की एनर्जी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बोल देना कभी भी, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आपस में। आगे चलते हैं। अभी तो क्या मुद्दा भटक ना जाए, जिस मुद्दे पे ये वीडियो चल रहा है उसी पे चले, इसलिए मैं रोक देता हूं उस बात को। ये मान लो कि शब्दों में एनर्जी होती है। चले आगे। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता, ये आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि अभी तो तैयारी आपने शुरू की नहीं है, तो टॉपिक्स के बारे में बात क्यों करना है। मैं यही बोलूंगा कि वो टॉपिक्स निकालो जो टॉपिक बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग होते हैं, और जो आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं उनको भी लपेट डालो। आगे चले। बेसिक्स पर ऐसी पकड़ बनाएं कि कोई भी जटिल सवाल आपको उलझा ना सके, क्योंकि अब हम एक नया टारगेट बनाने जा रहे हैं। हम आगे अच्छा खासा टाइम हमें मिलेगा तैयारी का, तो क्यों ना बेसिक से शुरुआत करें। और ऐसा भी नहीं है बेसिक में अटक के रह जाए, शुरुआत बेसिक से करो, बेसिक को इतना मजबूत कर लो जिसकी कोई लिमिट ना हो। उसके बाद जो ट्रिक्स हैं वो सीख जाओगे। बच्चे उल्टा जाते हैं। जब भी मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूं, तो मैं जब बेसिक पढ़ा रहा होता हूं तो क्या बोलते हैं, सर ट्रिक्स बता दो। अरे ट्रिक्स बताऊंगा, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा तभी तो ट्रिक्स बताऊंगा ना। जब आपको HCF निकालना है, आपको रियल में HCF निकालना आएगा, तभी तो आप चीजें समझोगे कि इसमें ऐसे फैक्टराइजेशन होता है। फिर मैं आपको अगर अंतर्विधि से एक ट्रिक बना के दे दूंगा तो वो बात अलग है, वो ट्रिक आप कर लोगे। तो बेसिक भी जरूरी होता है। आगे चलते हैं। हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आगे की ट्रिक्स काम आएंगे।
कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब एग्जाम पास में आ जाती है ना, तो हमारी मजबूरी होती है, हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखना होता है। हम उनको बोलते हैं 1 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, लेकिन आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, 1 महीने में तैयारियां नहीं होती। बिल्कुल बेसिक से जाएं, बिल्कुल बेसिक से जाएं, तभी तैयारियां होती हैं। हाँ, जब वक्त ही कम बचा है, हमने गलतियां कर दी, फिर हम अपना सब कुछ झोंक दें 1 महीने में लास्ट के में, तो वो बात अलग होती है। क्या पता किस्मत से कहीं टांका भिड़ जाए। हाँ जी, चलें आगे, आगे चलते हैं। अभी बेसिक की ही बात करेंगे क्योंकि हम एक नया टारगेट बनाने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम मास्टरी सफलता की आजमाई हुई तकनीकें। देखो क्या है, आजमाई हुई तकनीकों की बात करूंगा, जो मैं लगभग भी बोलता भी हूं आपको। मॉक टेस्ट से असली एग्जाम जैसा माहौल तैयार करें, ये सब लोग बोलते हैं, और ये जो स्ट्रेटजीज हैं वो आजमाई हुई हैं, बहुत से बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो मॉक टेस्ट से बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल, ऐसे नहीं लेटे लेटे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जिस तरीके से एग्जाम दोगे, पे एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम दोगे, उसी तरीके से एक पूरा माहौल बनाओ, उसी तरीके से मॉक टेस्ट लगाओ। आगे चलो, टाइम मैनेजमेंट और स्टेमिना मजबूत करें। अब देखो, स्टेमिना जरूरी है, टाइम मैनेज करना भी जरूरी है और स्टेमिना भी जरूरी है हर फील्ड में। तो यहां पर क्यों जरूरी नहीं होगा भाई? है जी, तो आपको टाइम मैनेज तो करना है, ये तो मैं बोल दूं। ये बात रही स्टेमिना की। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, जिनको याद भी हो रहा होता है, उनको लगता है मैं पढ़ते जाऊं, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है, दिमाग थक गया है, शरीर में थकान सी हो गई, तो वो क्या सोचेगा, थोड़ा सा सो लेता हूं यार, थोड़ा सा सो लो फिर पढ़ लेता हूं। तो यहां क्या हो रहा है, उस बच्चे का स्टेमिना कमजोर है। स्टेमिना कमजोर होगा तो आगे नहीं पढ़ पाओगे। इसका सबसे बेहतर विकल्प ऐसा है कि अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा जोड़ो जिससे आप एक्टिव रहो। ठीक है, हो सके तो शादी कर लो, है ना, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत एक्टिव रहोगे। चलो वो अलग अलग बात है ना। तो आप क्या करो, अपने शेड्यूल में ऐसा चीज जोड़ो जिससे आप थोड़ा एक्टिव रह सको, आपके शरीर का स्टेमिना बढ़ सके, कुछ अच्छा खा सको, क्योंकि जितनी थोड़ी बहुत मेहनत रहेगी तो उससे क्या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी खा पाओगे, जिससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, अच्छी अच्छी चीजें खाओगे। तो ये हो गई स्टेमिना की बात। और स्टेमिना पे अलग से डिस्कशन कर सकते हैं, पूरा लंबा वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही आपके लिए काफी है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो वो लेके आना है जिसमें मैं अगले टारगेट्स की बात करूंगा। इसलिए पहले पीछे क्या गलतियां रही उनके बारे में डिस्कस करना जरूरी है ना, और आप क्या क्या सुधार ला सकते हो वो भी डिस्कस करना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूं। सीखी स्ट्रेटजी को रियल टाइम में आजमाएं। परफॉर्मेंस एनालिसिस से ताकत और कमजोरी पहचाने, मतलब अपने पता होना चाहिए मेरी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है। परफॉर्मेंस को अपनी को एनालाइज करना है, जो भी मॉक लगाओ उसमें क्या आउटपुट निकल रहा है उसको एनालाइज करना है। जितना आपने पढ़ा उतने में कितना रिवाइज करना है आपको, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये आगे की बात है, आगे अपना टारगेट बना लोगे तब ये सारी चीजें एक बार फिर आऊंगा मैं और आपको एक बार फिर से ये सारी चीजें समझाऊंगा। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीखी स्ट्रेटजी को रियल टाइम में आजमाना है। आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसको आजमाना भी, ऐसे नहीं एग्जाम में ही आजमाऊंगा, पहले खुद को भी जब पेपर लगाओ उस टाइम पे रियल टाइम में आजमाना है। ऐसे नहीं है कि आपने स्ट्रेटजी लगाई है, अब इस स्ट्रेटजी से कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में होना चाहिए, आप वो स्ट्रेटजी भी लगा रहे हो और क्वेश्चन में 1.5 मिनट 2 मिनट भी लगा रहे हो, तो फिर क्या मतलब निकला उस स्ट्रेटजी का? या तो ऐसी ट्रिक होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आपका टाइम सेव हो, या फिर स्ट्रेटजी होनी नहीं चाहिए, है ना। क्या मतलब गलत स्ट्रेटजी अपनाने का क्या हो। अब और एक चीज क्या है, जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसको रियल टाइम में रखना है अपने साथ में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या है अपना अगला सवाल? विजेता की सोच, सफलता के लिए मजबूत मानसिकता। मानसिकता को मजबूत रखना है। देखो, सफलता असफलता पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपका इस एग्जाम में नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है जिंदगी खत्म हो गई है, अभी आगे बढ़ना है ना। तो सबसे पहले तो अपनी मानसिकता को मजबूत करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखे और खुद पर विश्वास रखना है। एक एग्जाम आपका सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकती है, भगवान कुछ और भी सोचे रखता है अपने लिए। तो आगे बढ़े, अगली पे फोकस करें। जब एक चली जाती है तो दूसरी पे फोकस करें। उसके लिए रोना धोना कब तक करोगे भाई? वो 1 साल 2 साल कभी तो वो रोना धोना छोड़ना पड़ेगा, और जब वो रोना धोना छोड़ोगे उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, ओवर एज हो जाओगे, है ना। तो पहले वाली गई,
अगली पे फोकस करो। अब अगली डिसाइड आप करो, आपके पास अब ये मौका है। देखो इसका एक पॉजिटिव फायदा ये है, जब एक चली जाती है ना तो अपने पास फिर बहुत सारे ऑप्शन रह जाते हैं। उन ऑप्शंस में से एक डिसाइड करो, उस पर टाइम फोकस, अपना फोकस डिसाइड करो और फिर उसी के साथ चलते रहो। ठीक है, उसी पे मेन फोकस रखो। फिर ये नहीं है कि 5-7 के चक्कर में पड़ रहे हो, फिर तो जिंदगी खराब कर लोगे। एक को परमानेंट रखो, फिर बाकी आसपास में अगर आप दूसरी एग्जाम्स देख रहे हो तो वो ट्राई मार सकते हो उन एग्जाम्स में, लेकिन एक फोकस रहना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? कुछ अदरवाइज नहीं लेना किसी को, जो समझ रहे हैं वो अदरवाइज नहीं लेना चीजों को। आगे चलें। असरदार स्टडी टेक्निक अपनाएं और लगातार तैयारी करें। स्टडी टेक्निक होनी चाहिए वो असरदार होनी चाहिए, ये आपको भी पता है, अभी तो शुरुआत है, डिस्कस करते रहेंगे। ये एनटीपीसी का टॉपिक जो है वो हम यहीं पर खत्म कर देंगे। कब? जब एक वीडियो और लेके आ जाऊं, क्योंकि आपको पता है मैं इस एग्जाम, जब ये फॉर्म लगाए थे आपने, तब से आपके साथ हूं। तो एग्जाम देके आपको ऐसे थोड़ी छोड़ के चला जाऊं। ऐसे बच्चे हैं ना जिनको जरूरत है, अभी वो एग्जाम देके आए, जिनको ऐसे लग रहा है सर नहीं हो पाएगा, अब आगे क्या, तो उनके साथ भी तो हूं, उनका नया टारगेट भी तो डिसाइड करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंटर्स, साथियों और ऑनलाइन कम्युनिटी से सपोर्ट लें। देखो ये बात जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, अगर कोई दिक्कत है तो जिसको आप मेंटर मानते हो, जो अपने आसपास के साथी हैं, जिनको आप ये मानते हो कि ये सही है, ये मेरा भलाई चाहता है, तो उससे, या फिर ऑनलाइन कम्युनिटी जो भी है, जो जैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है आपने, अच्छी कोचिंग का, ऐसे टटपूंजियों वाले नहीं, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप बना रहा है, कुछ भी कॉपी पेस्ट उसमें कर रहा है, उससे नहीं, जो आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन इंसान है, जेन्युइन बातें कर रहा है, उसी से आप अपनी राय लो और उससे डिस्कस करो, उससे सपोर्ट लो कि मैं अब आगे क्या करूं। ठीक है सर। अब बात ऐसी है सर, बात ऐसी है कि हमने अपनी बातें कर ली हैं, यहां जो बातें हमें करनी थी इतना ही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने अगले टारगेट्स के बारे में। कौन सी हमें सुंदर लग रही है, सिर्फ सुंदरता देखनी है या फिर कुछ गुण हैं, उन गुणों के बारे में भी देखेंगे। सुंदरता प्लस गुणों का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। मैं एग्जाम्स की बात कर रहा हूं बावलों, एग्जाम्स की बात कर रहा हूं कि क्या पता आप ये सोच रहे हो यार यूपीएससी बहुत अच्छी है, उसमें ये पावर है, ये है, वो है, मैं उसी की तैयारी करता हूं, लेकिन क्या पता आप उसके लायक हो ही नहीं, मिसमैच हो जाए, आगे जाके और गहरे गड्ढे में पड़ जाओ। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनका अच्छा पेपर हुआ है वो अपने नेक्स्ट टारगेट पे फोकस करें, जिनका खराब हुआ है वो, जिनका अच्छा पेपर हुआ है वो CBT 2 पर फोकस करें, जिनको थोड़ा कम डावाडोल सा पेपर हुआ है, जिसको ये लग रहा है कि मैं अंडर ग्रेजुएट वाला निकाल लूंगा, तो वो अंडर ग्रेजुएट वाले पे फोकस करें, और जिसको ऐसे लग रहा है बेड़ा गर्क, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं आया, पेपर जाके देखा उसमें 2 क्वेश्चन भी नहीं हुए, 5 क्वेश्चन भी नहीं है, सो के आया हूं पेपर में, उसके लिए है अपनी गलतियों को पहचानो। और एक चीज पता है क्या रही है इस पेपर में, एक दिक्कत और रही है जिसके बारे में हमने इस वीडियो में शायद डिस्कस नहीं किया, कि ये जो रेलवे का अप्रोच रहा था ना, रेलवे का अप्रोच, इसने बहुत सारी जिंदगियां खराब की है। आपको ये पता होना चाहिए, रेलवे का जो भी एग्जाम करवाने वाली बॉडी है, उसकी जो फॉल्ट रहा है, उसने एनटीपीसी के बहुत से बच्चों का सपना तोड़ा है। क्यों? क्योंकि टाइम कुछ बताया नहीं। अगर वो पहले ही बता देता कि आपका पेपर मई जून में जाके होगा, तो आप उस तरीके से तैयारी करते। मई जून 2025, आप सोचो, आपने फॉर्म 2024 के स्टार्टिंग में फॉर्म लगाए थे, आपने 24 के एंड में आपने एग्जाम की सोची थी। सोचो आपको उसी वक्त पता होता कि जून में एग्जाम होगी, तो आप कितनी बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते थे। तो यहां पर सिर्फ अपनी गलती नहीं है, गलती किसी और की भी है, जिसकी सजा हमें मिलती है। और यही लाइफ है बेटा, हमेशा खुद की गलतियों की सजा नहीं मिलती, दूसरों की गलतियों की सजा भी भुगतनी पड़ती है। अब जैसे गलतियां मान लो, किस्मत मान लो, किसी और की किस्मत का भी यहां पर फैसला हो, किसी और को चुकाना पड़ता है। जैसे कल परसों की बात आपने देखी होगी, प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद वाला, उसमें प्लेन क्रैश कहाँ हुआ? जो लंदन जा रहे थे उन लोगों का, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी किन्हीं लोगों ने, प्लेन खराब हुआ उन लोगों का, जाके गिरा कहाँ? जाके गिरा हॉस्टल पे। तो अब यहां से आप ऐसे सोचो कि क्या पता पायलट ने कोई गलती की, मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा गलती की, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, मान लो पायलट की गलती रही होगी, तो उसकी किसने चुकाई? पैसेंजर्स ने चुकाई। मान लो पायलट की भी गलती नहीं थी, टेक्नीशियन की गलती थी, उसने सही से नहीं देखा, तो उस गलती की किसने कीमत चुकाई?
पायलट वगैरह ने भी जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने भी चुकाई, जो लोग उसमें बैठे थे उन्होंने भी चुकाई, और बाद में वो तो चुकाई, उन्होंने तो टिकट ली थी, वो तो जा रहे थे, किसी प्लेन में बैठे थे, लेकिन जो बेचारे आराम से खाना खा रहे थे, जो नीट की एग्जाम पास करके आगे जा गए हुए थे, डॉक्टर बनने वाले थे, घर वाले सपने देख रहे थे, बैठ के खाना खा रहे थे, खाना खाते की मतलब हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए यार किसी और की गलती, अब होता है, ये जिंदगी है, इसी तरीके से होता है इसमें, ठीक है। तो ये चलता है। अब आप ये समझ गए, ये मैंने एक ताजा एग्जांपल था तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। तो ये गलती यहां पर रेलवे की थी, आपने भुगता, आपने को हुई दिक्कत, लेकिन अब एक नया टारगेट बना के आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टारगेट पे डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।